सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आओ आगे बढ़े में। तो दोस्तों, आज हम जूलॉजी का आंसर कैसे लिखना है, फिर कैसे उसको अच्छे तरीके से लिख कर उसमें मतलब कैसे अच्छे मार्क्स अर्जित करना है, इसको हम लोग सीखेंगे। तो हम लोगों ने एक जूलॉजी का क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने ये है, गुणसूत्र क्या है, इसकी संरचना को विस्तार से समझाते हुए इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो मैं इसको मतलब आप लोगों को बताऊंगा कि इसको कैसे आंसर लिखना है, जिससे आप लोगों को इसमें बहुत ही बेहतरीन मार्क्स मिल सके। ओके दोस्तों, तो हम लोगों ने आंसर लिखना, इस क्रम में हम लोग आंसर लिखना शुरू करते हैं। तो और ये टाइटल डालते हैं आंसर करके, फिर गुणसूत्र ऊपर में लिखते हैं। ओके, फिर इसका हम लोगों को दोस्तों आंसर डायरेक्ट लिखना शुरू नहीं करना है, इसकी एक रूपरेखा तैयार करना है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिनॉप्सिस। ओके, तो ये सिनॉप्सिस बनाएंगे उसका। तो सिनॉप्सिस में होता है क्या दोस्तों, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ों का ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे क्या है, कम से कम 1000 से 1500 शब्दों के मध्य लिखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का 10 नंबर का क्वेश्चन है, फुल क्वेश्चन है, तो इसमें 10 मार्क्स मिलना है। तो कॉलेज में आंसर रिटर्न निबंधात्मक क्वेश्चन में इस प्रकार से लिखा जाता है, उसका सिनॉप्सिस तैयार किया जाता है। एक फर्स्ट पेज में हम लोग सिर्फ सिनॉप्सिस ही लिखते हैं, चेकर को ये बताते हैं कि हमने आंसर में लिखा क्या है, उसको एक ही पेज में उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। तो उसको मैंने ये आप लोगों के लिए लिखा है, ये है, और ये सेकंड पेज में ये भी है। ओके, ये एक ही पेज में आ जाता है एक्चुअल में। तो मैंने आपको समझाने के लिए तो काफ़ी डिटेल से लिखा है, तो ये समझाते हुए आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इस क्रम में हम लोग सबसे पहले गुणसूत्र के बारे में आंसर लिख रहे हैं। ओके, तो गुणसूत्र के आंसर के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, इसको मैं आप लोगों को डिटेल से बता रहा हूँ। तो इस इंट्रोडक्शन जो फिर प्रस्तावना ऑब्लिक करके प्रस्तावना लिखिएगा फर्स्ट नंबर में। ये तो सभी का होता है इंट्रोडक्शन, तो हर क्वेश्चन मैं ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन में अप्लाई होगा। ये पैटर्न जो बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन में, तो ये मतलब अपने आंसर को ना ये इसी पैटर्न में आप लोग लिखने की प्रयास करेंगे। तो इंट्रोडक्शन कैसा रहेगा ये सुनिए। तो सबसे पहले मतलब मैं ABC करके लिखा हूँ इसको, मतलब आप लोग प्रस्तावना में ABC नहीं करना, इसको पैराग्राफ में करना। पहला पैराग्राफ में ये लिखना कि उसका शाब्दिक अर्थ है, उसका मीनिंग क्या है। जैसे गुणसूत्र है ना, तो गुणसूत्र का शाब्दिक अर्थ को लिखना है आप लोगों को। तो गुणसूत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये आप लोग उसमें लिखेंगे। फिर उसमें क्या होगा कि फिर आप लोग उसमें लिखेंगे उसके इतिहास को, मतलब ये होगा कि आप लोग उसमें कहाँ से चालू हुआ है उसका इतिहास, जैसे कि उसको कौन से वैज्ञानिक ने ढूंढा है, और उस वैज्ञानिक ने सबसे पहले क्रोमोसोम का कब खोज किया था, इस चीज़ को आप लोगों को लिखना। मतलब ये हर क्वेश्चन में उसका हिस्ट्री मिलता है कि उसकी खोज कब से हुई, उसका अध्ययन कब से चालू हुआ है। तो उसमें सन लिखना, उसका डेट लाइन लिखना, फिर उस वैज्ञानिक का नाम लिखना। अगर उस वैज्ञानिक को उस क्षेत्र में नोबेल कोई भी प्राइज़ मिलता है, जैसे कि नोबेल प्राइज़ है, ऑब्वियस सी बात है, तो इन चीज़ों को उसमें मेंशन करना पड़ता है। तो उस समय से लेकर अब तक का इतिहास को उसमें लिख सकते हैं। तो ये उसका इंट्रोडक्शन का इसका सेकेंड पोर्शन हो जाएगा, मतलब इसको सेकेंड पैराग्राफ में बना देना। फिर इसमें आना उसका डेफिनेशन बनाना। तो ये डेफिनेशन मतलब अलग से प्रस्तावना परिभाषा करके भी लिख सकते हो, या फिर कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो ये स्पेशल लिखना, इसको ना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल सकना नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो इसमें ना गुणसूत्र की जो परिभाषा होती है ना, उसको मतलब जो बुक में जो आप लोग जो पढ़ते हो, तो उसको ना आप लोग इसमें मेंशन मतलब नोट डाउन करेंगे कि गुणसूत्र क्या होता है, इसको मतलब परिभाषित करते हुए उसको बताना है। तो इस प्रकार से आप लोगों के लिए कंप्लीट एक इंट्रोडक्शन तैयार होता है। ओके दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक लिखेंगे, स्ट्रक्चर। ओके, तो स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो ज़्यादातर मतलब हम लोग ये बायो वाले जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें यही सीक्वेंस ज़्यादा बनता है। तो इसमें स्ट्रक्चर आएगा, तो इसका स्ट्रक्चर को मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये मैं 2 पार्ट्स में इसको बताया हूँ। तो डिफाइन करना, पहले स्ट्रक्चर को डिफाइन करना कि एक्चुअल में होता क्या है, दिखता क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ये चीज़ को उसको डिफाइन करना है। तो ज़्यादातर वही होता है, क्या क्या चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उसका पोर्शन को, इंटरनल जितने भी उसके पार्ट्स हैं उसको बताना होता है। फिर उसको डायग्राम के थ्रू बनाना है। स्ट्रक्चर में डायग्राम बनाना मस्ट है, एकदम इम्पॉर्टेंट है, कंपलसरी है, इसको बनाना अनिवार्य है। वो भी कैसे डायग्राम, नॉमिनेटेड डायग्राम। वो भी डायग्राम कैसे बनाओगे दोस्तों आप लोग,
एक मतलब अपने कॉपी को दो पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब ऐसे ही मतलब फोल्ड करके नॉर्मल से एक साइड पूरा डायग्राम बनाना और राइट साइड में इसके पूरा उसको नॉमिनेट कर देना। तो ये नाम को मतलब ये सीधी सीधे मतलब ये आड़े तिरछे नहीं होना चाहिए, नाम सीधे सीधे लिखाना चाहिए। जिसमें हम लोग सीधा आंसर को सीधा सीधा लिखते हैं ना, ऐसे ही लिखाना चाहिए। भले उसके जो इंगित उसको प्रदर्शित करने वाले जो रेखा बनाते हैं, जो लाइन खींचते हैं, हाँ ये कि ये सेंटर है, ये उसका केंद्रक है, ये ऐसा करके, तो वो भले आड़े तिरछे हो सकते हैं लेकिन जो लिखा हुआ है वो सीधे सीधे रहना चाहिए। ओके दोस्तों, फिर ये स्ट्रक्चर की पार्ट में मतलब स्ट्रक्चर में होता है क्या है, उसको अलग अलग पार्ट से मिलकर बना होता है कोई भी चीज़ें। हम लोग अभी क्रोमोसोम को देख रहे हैं, तो क्रोमोसोम अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो उसमें आप लोग देखेंगे वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। तो उसमें फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा, मैट्रिक्स, सेकेंड पार्ट क्या रहेगा, क्रोमेटिड्स, और थर्ड पार्ट क्या है, सेंट्रोमियर। फिर इसको आप लोगों को डिटेल से डिफाइन करना है। इसमें कैसे डिफाइन करेंगे आप लोग, मैट्रिक्स। ओके, तो इसमें बताएंगे आप लोग कि मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे कि मैट्रिक्स, इसको साइड हेडिंग डालना, उसके बाद मैट्रिक्स को डिफाइन करना कि यह एक मतलब द्रव पदार्थ होता है, मतलब गुणसूत्र का एक द्रव पदार्थ होता है ना, जिसमें वो उसके अंदर रहता है, ये एक लिक्विड होता है, वही है। ओके, इसको आप लोग पढ़े हैं तो अच्छे से लिखेंगे। फिर सेकेंड पोर्शन में आते हैं क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स क्या होता है दोस्तों, मतलब जो सर्पिलाकार जो कुंडलित जो धागेनुमा संरचना होता है उसी को हम लोग क्रोमेटिड्स से बोलते हैं। तो इसको आप लोग उसमें मेंशन करना है, ये साइड हेडिंग हो क्रोमेटिड्स। फिर आएगा सेंट्रोमियर, जो 2 क्रोमेटिड्स को जोड़ के रखता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो मतलब ये जो सेंटर का जो भाग होता है जो जोड़ के रखता है क्रोमोसोम को, मतलब यही क्रोमोसोम का आकृति का निर्धारण करता है, और सभी से मतलब इससे जुड़े रहते हैं, सभी फाइबर से इससे जुड़े रहते हैं, यही सेंट्रोमियर है। तो इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला ये मतलब स्ट्रक्चर वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। तो आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में ना ये डिफाइन नहीं लिख रहे हैं ना नॉमिनेट, मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हूँ कि इसको डिफाइन करना है, फिर नॉमिनेटेड डायग्राम बनाना है करके। हाँ, ये पार्ट्स को उसके बाद लिखना, ए करके लिखना, फिर मैट्रिक्स मतलब जो स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी पार्ट्स आएंगे ना उसको यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको एग्जामिनर को पता चलेगा कि मतलब हाँ कि इसमें मतलब लिखना है, मेंशन करना है, वो चीज़ों को मेंशन किया हुआ है ऐसे करके। यहाँ पे वो एक भी में देख लेगा आपके आंसर को कि हाँ कि मतलब स्टूडेंट ने मतलब अच्छे खासे इसको हाँ मतलब लिखा है इन सभी चीज़ों को ऐसे करके। यहाँ पे एक पेज में एक नज़र में दिख जाता है कि आपने आगे आंसर में क्या क्या लिखा है, क्योंकि ये 10 से 12 पेज में लिखना होता है इतने आंसर को, तो वहीं पे दिख जाएगा। तो थर्ड है अपना टाइप ऑफ क्रोमोसोम। तो इसमें देखेंगे दोस्तों मतलब क्रोमोसोम कितने मतलब टाइप्स, तो ये मतलब अधिकांश क्वेश्चन में होता है, किसी भी जो क्वेश्चन किया रहता है उसका टाइप भी होता है। ओके, तो फिर उसका टाइप बताते हैं हम लोग, तो उसको लिखना, फिर उसके नीचे कितने टाइप होते हैं उसको लिखना। जैसे कि क्रोमोसोम का टाइप क्या होता है, टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। तो मैं देखो यहाँ पे ए में लिखा है टेलोसेंट्रिक में विद डायग्राम, तो इसको डायग्राम के माध्यम से बताएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है कि बायोलॉजी पूरा मतलब डायग्राम पे ही निर्भर रहता है। मतलब आप लोग जितना डायग्राम बनाओगे उतना बेस्ट मार्क्स मिलेगा। और डायग्राम ऐसा होना चाहिए दोस्तों, फुल कलर्ड होना चाहिए। लिखना मतलब जो आप लोग थ्योरी लिखते हो वो कलर पेन में ना हो, लेकिन डायग्राम पूरा कलर पेन में रहेगा। अलग अलग चीज़ों को अलग अलग कलर में शो करोगे ना तो वहाँ पे ज़्यादा मार्क्स मिलता है, और बनाना ही चाहिए ऐसे। हम लोग अपने समय में ऐसे ही बनाते थे और अच्छे मार्क्स लाते थे। तो ये ऐसी मतलब ये इसका टाइप ऐसी रहेगा, आप लोग ऐसे ही लिखना उसको सिनॉप्सिस में जब बनाओगे। तो फिर नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर। यहाँ पे मतलब ये सेंट्रोमियर का मतलब कुछ काम होता है, वो उसके आप लोगों को उसमें लिखते जाना है। ओके, फिर नेक्स्ट आते हैं फंक्शन ऑफ यहाँ पे सेंट्रोमियर नहीं है, सॉरी, फिफ्थ में फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम है एक्चुअल में वो। तो फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम फिफ्थ नंबर में देखना, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, मैं यहाँ पे गलत लिख चुका हूँ। फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर लिखा है, उसको फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम है वो। फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर 4th पॉइंट में है, वो हो चुका है। तो उसके बाद नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की क्या क्या कार्य है, ओके, ह्यूमन बॉडी में उसका क्या फंक्शन है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, वो उसके कार्य के अंतर आ जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ
कि गुणसूत्र के कार्य क्या होता है, जैसे कि ये प्राणी में उत्पन्न लक्षणों के परिवर्तन का नियमन करते हैं। मतलब जो हम लोग ह्यूमन बॉडी में जो लक्षण होते हैं उसका क्या करता है, ये परिवर्तन का नियमन करता है, रेगुलेट करता है। और ये यही तो है जो मतलब गुणसूत्र की संख्या, रचना एवं परिवर्तन के साथ साथ ही प्राणी में नए नए परिवर्तन लक्षण उत्पन्न करते हैं। गुणसूत्र प्राणी के जीवन में विभिन्न फिजियोलॉजी क्रियाओं का नियमन करते हैं, जो फिजियोलॉजी जो एक्टिविटीज़ हैं उसका भी रेगुलेशन करता है। ओके दोस्तों, और ये मतलब आप लोगों को तो पता ही, एक जेनेटिक मटेरियल है जो क्या बोलते हैं, जो एक मतलब उसके जो लक्षण हैं किसी भी मनुष्य का, या फिर कोई भी गुण है या लक्षण है, उसे अच्छे जो भी चीज़ें हैं उसके, तो वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने का काम करता है ये। तो ये एक माध्यम होता है ट्रांसफ़र करने का, जैसे कि माता पिता के लक्षण बच्चों में आते हैं, या फिर दादा दादी के लक्षण बच्चों में आते हैं, नाना नानी के लक्षण भी आते हैं। तो ये किसके माध्यम से आते हैं, जीन के माध्यम से आते हैं, और जीन का पोर्शन क्या है, क्रोमोसोम। तो ये अनुवांशिकी के अंतर्गत आप लोग इसको पढ़े ही होंगे। ओके, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आता है हम लोगों का कंक्लूज़न। तो दोस्तों कंक्लूज़न मतलब निष्कर्ष है ना। तो अधिकांश बच्चे ये स्टूडेंट ये सोचते हैं कि निष्कर्ष वो होता है जो इंट्रोडक्शन का छोटा सा पार्ट निकाल दे, स्ट्रक्चर का छोटा सा पार्ट, टाइप का छोटा सा पार्ट, और फंक्शन का छोटा सा पार्ट निकाल लिए, तो थोड़ा थोड़ा निकाल के ये निष्कर्ष में डाल देते हैं। मतलब अपने टाइम में भी बहुत से स्टूडेंट यही सोचते थे, यही बोलते थे कि ऐसी तो होता है निष्कर्ष, लेकिन एक्चुअल में निष्कर्ष वो नहीं होता है दोस्तों। निष्कर्ष का मतलब ये होता है कि आपने ये संपूर्ण आंसर को बनाने में क्या सीख ली है, मतलब क्या समझ विकसित हुई आपके दिमाग में, कि इसमें देखो आपने क्या सीखा है। जैसे कि मैं बताता हूँ आप लोगों को क्रोमोसोम में, तो क्रोमोसोम का कार्य में देखोगे तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या है, लक्षण का मतलब लक्षणों को क्या करता है, हस्तांतरित करता है, मतलब ट्रांसफ़र करता है। तो ये हो गया उसका, है ना, ये सिग्निफिकेंस है। और मतलब ये क्या सही है ह्यूमन बॉडी में, क्या इसका महत्व है, क्या होना चाहिए, इसका क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये अपने तरफ से निष्कर्ष निकालना है। ये खुद की रचना होनी चाहिए कि आप क्या सोचते हैं क्रोमोसोम के बारे में, आपने मतलब ये पढ़ा है तो आपको क्या समझ आया उसके, हाँ ओवरऑल क्रोमोसोम कैसे काम करता है, कैसे करना चाहिए, भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं हैं, इसकी क्या प्रासंगिकता है, कि मतलब हाँ ह्यूमन बॉडी में इसकी प्रासंगिकता कैसे टाइप का है, इसको आप लोगों को अपने हिसाब से मतलब बताना है, ये कंक्लूड करके कि अच्छा हाँ ऐसा होता है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव और निगेटिव सभी पॉइंटों को मतलब आपको लिखना है। फिर आते हैं 7th रेफरेंस। ये मतलब लास्ट में हर क्वेश्चन में ना आपको रेफरेंस लिखेंगे ना, तो अन्य मतलब स्टूडेंट लोग हैं ना, उनसे आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा ही मिलेगा। जैसे कि उनको 8 नंबर मिल रहा है, ओवरऑल में बहुत बेहतरीन लिखे, तो आप उतने ही लिखेंगे, और 1 लाइन नीचे में रेफरेंस लिखेंगे ना, तो आप लोगों को ना ये मुश्किल से 2 से 3 लाइन में लिखा जाता है रेफरेंस। तो ये लिखेंगे तो आप लोगों को 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, या फिर आधा नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो उसका ये रेफरेंस कैसे लिखते हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। रेफरेंस में होता कुछ नहीं है, आप जितने जो भी साल भर या फिर जो भी चीज़ें ये जैसे कि क्रोमोसोम टॉपिक जिस बुक से पढ़े हैं उस बुक का नाम लिख दीजिए, और उस पब्लिकेशन का नाम लिख दीजिए कि हाँ ये पब्लिकेशन से प्रकाशित हुआ है ये बुक। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उस राइटर का नाम लिखिए कि उसके लेखक कौन है, राइटर। ओके, तो उसमें लिखना, जैसे कि सबसे प्रसिद्ध बुक का नाम मैं जैसे कि मैं जानता हूँ सिंह एंड वर्मा का युगबोध प्रकाशन का है, और तो राइटर कौन है, सिंह एंड वर्मा। तो वो हम लोग अपने समय में लिखते थे। तो अभी बुक का रेफरेंस चेंज होता ही रहता है बुक्स। तो वो फेमस जो बुक है ना, ऑथेंटिक सोर्स बोलते हैं उसको, मैं यहाँ पे लिखा हूँ मैं नेम ऑफ सोर्स बुक, तो वही सोर्स बुक का नाम लिखना है और उसका राइटर का नाम लिखना है। तो ये लिखेंगे तो आप लोगों को निश्चित ही मतलब अधिक अंक मिलेंगे अन्य स्टूडेंट की तुलना में। फिर लास्ट में जैसे आंसर आप लोग ख़त्म कर, ये यहाँ पे नहीं बनाना है, ये तो सिनॉप्सिस है, ये बनाना है सबसे लास्ट में। जब आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा ना, तो ये मतलब अंत, मतलब मैं अपने आंसर को मतलब समाप्त कर रहा हूँ करके, ये जो निशान बनाया है ना मैंने, 2 लाइन है उसके बीच में एक गोला है, तो ये बनाना अनिवार्य रहता है। इससे पता चलता है कि हाँ आपने मतलब आंसर को मतलब कंक्लूड किया है, हाँ समाप्ति किया, कंप्लीट किया है। तो ये है दोस्तों, मतलब आंसर इस तरीके से लिखते हैं। मतलब आप लोग इस तरीके से आंसर लिखोगे तो निश्चित ही आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे, मैं मतलब दावे के साथ बोल सकता हूँ।
तो दोस्तों इस चीज़ को मतलब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और हमारे चैनल है आओ आगे बढ़ो इसको सब्सक्राइब करो। और दोस्तों मतलब इसको मतलब अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में कंजूसी ना करें बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों के लिए मतलब इतने आप ही लोगों के लिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छा से नंबरिंग आ सके, मार्क्स आ सके, इसलिए। और भविष्य में भी काम आएगा ये, अभी का नहीं है, मतलब हमेशा कॉलेज लाइफ में आपका काम आएगा ये चीज़ें। तो थैंक यू दोस्तों।